सभी भैया बहनों को आज हम वर्तमान काल के रूप का अनुमान बनाने की विधि सिखाएंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वर्तमान काल को संस्कृत का नाम होता है इसका लट लकार। वर्तमान काल का संस्कृत नाम लट लकार होता है। वर्तमान काल की पहचान होती है जब किसी वाक्य के अंत में ता, ते, ती या रहा, रहे, रही ऐसे शब्द अंत में पाए जाए तो समझना चाहिए हमें कि वह वर्तमान काल में हो रहा है। जैसे वह खेलता है, वे खेलते हैं, वह खेलती है, वह जा रहा है, वे जा रहे हैं, वह जा रही है, पढ़ रही है, लिख रही है। तो ऐसे वाक्यों को हम वर्तमान काल में है ऐसा समझना चाहिए। वर्तमान काल के लिए एक रूप बनाया गया है जिसे हम इस सारणी के माध्यम से समझ सकते हैं। हिंदी में और अंग्रेजी में केवल दो वचन पाए जाते हैं, एक वचन और बहुवचन, परंतु संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, तीन वचन पाए जाते हैं। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पुरुष, फिर मध्यम पुरुष, फिर उत्तम पुरुष। वचन से तात्पर्य है कि जब किसी संज्ञा या सर्वनाम की संख्या की जानकारी मिले तब उसे हम जानते हैं कि यहाँ पर कितने वचन हैं। अगर एक संज्ञा राम पढ़ रहा है तो केवल राम अकेले पढ़ रहा है ऐसा हमें समझना चाहिए। रामो पठता है तो हमें समझना चाहिए कि दो राम पढ़ रहे हैं, और रामा पठंती मतलब अनेक राम पढ़ रहे हैं। तो संख्या जब होती है तब हमें समझना चाहिए कि वहाँ पर एक वचन है या द्विवचन है या बहुवचन है। उसी प्रकार से प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में प्रथम पुरुष का मतलब ये होता है कि जो काम मैं खुद ना करूं, न तुम्हें कराऊं, बल्कि किसी और से कराते हैं, तो इसीलिए इस प्रथम पुरुष का एक और नाम पड़ता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष को अंग्रेजी में इसे थर्ड पर्सन कहते हैं। माने यह न मेरे लिए है न तुम्हारे लिए है बल्कि किसी और के लिए है। तो यह थर्ड पर्सन होता है जिसे हम संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं, और संस्कृत में ही इसका नाम अन्य पुरुष होता है। दोनों का अर्थ एक होता है। जैसे हम देखते हैं कि अंग्रेजी में भी पुरुषों के लिए ही, महिलाओं के लिए सी और नपुंसकलिंग के लिए ईट लगाया जाता है, उसी प्रकार से संस्कृत में पुरुषों के लिए सह का प्रयोग किया जाता है, महिलाओं के लिए सा का, और नपुंसकलिंग में तत् का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ हम ती, तह, अंति के साथ पुरुषों के लिए यहाँ लिख देंगे सह, तौ, ते। महिलाओं के लिए लिखेंगे सा, ते, ता, और नपुंसकलिंग में लिखेंगे तत्, ते, तानी। पुरुष के लिए तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि जहाँ पुरुष जाति का बोध होता है वहाँ पर पुल्लिंग होता है, जहाँ पर स्त्री जाति का बोध होता है वहाँ स्त्रीलिंग होता है, परंतु जहाँ पर न उस शब्द से पुरुष जाति का बोध हो और न ही स्त्री जाति का बोध हो, ऐसे शब्दों को हम नपुंसकलिंग में शामिल करते हैं। यहाँ पर सह का मतलब होता है वह एक, तो का मतलब वे दो, और तानी का मतलब होता है ते मतलब वे सब। अगर हमें बोलना है कि वह खेल रहा है तो हमें इस वाक्य से हमें सबसे पहले पुरुष का ज्ञान करना होगा कि यह कौन सा पुरुष में है। वह खेल रहा है प्रथम पुरुष में है और पुल्लिंग में है। प्रथम पुरुष में है, पुल्लिंग में है, तो यहाँ सह का मतलब होता है वह पढ़ रहा है, तो वह एक पुरुष पढ़ रहा है, सह पठति। अगर इसी वाक्य को दो वचन में लेंगे, द्विवचन में, तो वे दो पढ़ रहे हैं, तो वे दो पढ़ रही हैं ऐसा शब्द नहीं है, तो इससे हमें जानकारी मिलना चाहता है कि वह पुल्लिंग में है,
तो उसके लिए हम लिखते हैं तौ पठता। फिर हम देखते हैं कि वे सभी पढ़ रहे हैं, तो वे सभी पढ़ रही हैं ऐसा होता तब स्त्रीलिंग होता, पढ़ रहे हैं तब वहाँ पर पुल्लिंग है, तो उसका अनुवाद बनेगा ते पठन्ति। पठ जो धातु है पढ़ने क्रिया के लिए लगता है, इसी प्रकार से लिख के लिए सह लिखती तौ लिखतः और ते लिखन्ति, हंस के लिए सह हसती तौ हंसतः ते हसन्ति, चल के लिए चल चलती तौ चलता ते चलन्ति, ऐसा बना सकते हैं। इसी प्रकार अब आगे लेंगे स्त्रीलिंग में। एक बालिका के लिए अगर कहते हैं कि वह पढ़ती है, एक बालिका पढ़ती है, वह पढ़ती है, तो चूंकि अंग्रेजी में भी सी है तो उसी प्रकार संस्कृत में सा पठती ऐसा बन जाएगा। दो बालिकाएं पढ़ रही हैं तो ते पठता हो जाएगा, और अनेक बालिकाएं पढ़ रहे हैं तो ता पठन्ति बनेगा। इसी प्रकार इसको पढ़ के बजाय अगर लिख करना है तो साफ लिखती माने वह एक बालिका लिख रही है, ते लिखता माने दो बालिकाएं लिख रही हैं, ता लिखन्ति माने अनेक बालिकाएं लिख रही हैं। इसी को खेल शब्द भी बना सकते हैं। सा खेलती माने एक बालिका खेलती है, ते लिखता मतलब दो बालिकाएं लिखती हैं, और ता लिखन्ति माने अनेक बालिकाएं लिख रही हैं। अब हम देखते हैं नपुंसक लिंग में। नपुंसक लिंग में उन शब्दों को शामिल किया जाता है जो न ही पुल्लिंग में न ही स्त्रीलिंग में होता है। इसमें है पुस्तक है, फल है, घर है, वृक्ष है, ऐसे शब्दों को जोड़ा जाता है। तत् का मतलब होता है वह एक, तत् मतलब वह एक, और जब इसमें ती में अस धातु जोड़ दिया जाए तो उसके लिए हमारे लिए बन जाता है अस्थि। अस धातु, अस माने होना होता है और अस्थि माने है। एक के लिए अस्थि, दो के लिए स्तः और अनेक के लिए संति होता है। इसका मूल धातु होता है अस धातु। तो तत् का मतलब होगा वह, तत्पुस्तकम अस्ति लिखेंगे, इसका मतलब हो जाता है वह एक पुस्तक है। तत्पुस्तकम अस्ति। फिर दो के लिए होगा ते पुस्तके स्तः, और अनेक के लिए होगा तानि पुस्तकानि सन्ति। तानि पुस्तकानि सन्ति। अगर इसी को हम फल के लिए लेते हैं, वह एक फल है तो हम बोल सकते हैं तत्फलम अस्ति। वे दो फल है तो ते फले स्तः, और वे अनेक फल हैं तो तानि फलानि सन्ति। घर के लिए करेंगे तत् गृहम अस्ति, ते गृहे स्तः, तानि गृहाणि सन्ति। इस प्रकार से हम प्रथम पुरुष को कंप्लीट कर सकते हैं। परंतु जैसे हमने देखा कि प्रथम पुरुष में पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए और नपुंसक के लिंग के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया गया है, परंतु मध्यम पुरुष में और उत्तम पुरुष में अलग अलग नहीं होता। यह स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में समान रूप से चलते हैं। इसके लिए रूप बनाया गया है सी थ। इसका प्रयोग होता है त्वम, युवाम और यूयम के साथ। इसका मतलब होता है तुम, युवाम माने तुम दोनों, युवम माने तुम सब। तुम एक के लिए है ये, तुम दोनों के लिए है, और तुम सब के लिए। तो जैसा हम देखते हैं कि संस्कृत क्या है, सभी भाषाओं की जननी है, तो इसीलिए अंग्रेजी में भी अगर हम लड़कियों से भी पूछते हैं तो कहते हैं व्हाट इज योर नेम, लड़कों से भी बोलते हैं कि व्हाट इज योर नेम। अगर हम लड़कों से कहते हैं दिस इज योर बुक, लड़कियों से भी बोलते हैं दिस इज योर बुक, मतलब क्या ये आपका पुस्तक है, आपका क्या नाम है। यूअर माने तुम ही होता है, वैसे ही तुम माने तुम, चाहे वो लड़का के लिए हो चाहे लड़की के लिए। तो यहाँ हम देखते हैं कि इसी क्रियाओं में हम अगर पढ़ना चाहें तो हम यहाँ पढ़ सकते हैं कि त्वम पठसि का मतलब होता है तुम पढ़ते हो, और इसी वाक्य को अगर हम लड़कियों के लिए भी कहेंगे तो त्वम पठसि मतलब होता है तुम पढ़ते हो और तुम पढ़ती हो, सेम रहेगा, अलग अलग नहीं होगा। उसी प्रकार से युवाम पठथा, युवाम पठथा का मतलब होता है तुम दोनों पढ़ते हो और तुम दोनों पढ़ती हो। और आगे यूयम पठत, इसका मतलब होता है कि तुम सब पढ़ते हो और तुम सब पढ़ती हो।
इसमें मात्र ये अहा का जो बिंदु है सेम यही अंतर है, बाकी कोई अंतर है नहीं है। इसी से हम पहचानते हैं कि कौन सा वाक्य द्विवचन में है और कौन सा वाक्य बहुवचन में है। इसको हम चाहें तो लिख के लिए बना सकते हैं, तो हम लिखसी युवाम लिखता युवाम लिखत। हंस के लिए भी बना सकते हैं, तो हम हंससी युवाम हंसता युवाम हंसत। अब हम देखते हैं जिसको हम कहते हैं उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का हमारे पास रूप होता है आमी, आवह और आमह। ये जो होता है इसके लिए हमारे पास अहम, आवाम और वयम शब्द बना हुआ है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं आई। अगर किसी काम को हम सेल्फ करें उससे बड़ी संतुष्टि नहीं मिलती, इसीलिए इसका नाम उत्तम पुरुष बनाया गया है, फर्स्ट पर्सन। जो काम अगर मैं खुद कर लूँ तो सबसे ज़्यादा मेरे मन में तसल्ली होगी कि मैंने उस काम को कर लिया, मुझे किसी पर इंक्वायरी करने की, पूछताछ करने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे बेस्ट होता है अहम। अहम माने आई, अंग्रेजी में आई है और संस्कृत में अहम। इसको अगर हम पढ़ने के लिए लगाते हैं तो अहम पठामी। अहम पठामी, जैसे हमने देखा कि मध्यम पुरुष में यू, त्वम में स्त्रीलिंग पुल्लिंग सेम है, उसी प्रकार से उत्तम पुरुष में अहम जो है स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में सेम चलेंगे। अहम पठामी का मतलब अगर लड़का कहता है मैं पढ़ता हूँ तो अहम पठामी, लड़की कहती है कि मैं पढ़ती हूँ तो भी उसे अहम पठामी ही होगा, उसके लिए अलग अलग नहीं होगा। इसी प्रकार आवाम पठावा, इसका मतलब होता है हम दोनों पढ़ रहे हैं, हम दोनों पढ़ रही हैं, इसमें भी कोई अंतर नहीं है। उसी प्रकार अंत में आता है वयम पठामह। वयम पठामह का मतलब होता है हम सभी पढ़ रहे हैं और हम सभी पढ़ रही हैं। इसी वाक्य को हम पढ़ने के बजाय लिखने के लिए कहेंगे। अहम लिखावी माने मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख रही हूँ। आवाम पठावा, लिखावा मतलब हम दोनों लिख रहे हैं, हम दोनों लिख रही हैं। वयम लिखावा मतलब हम सब लिख रहे हैं, हम सभी लिख रहे हैं। हम बच्चों से अपेक्षा करते हैं, उनके लिए कह सकते हैं कि वे मैंने जिस धातु को पढ़ के लिए बनाया है वे चाहे तो उसके लिख के लिए, हंस के लिए, गच्छ के लिए बना सकती है और ऐसा करना है।